ठीक है, तो अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस भी, यानी वाटर इसके चारों तरफ मौजूद है, पीएच 7 है, तो उस कंडीशन में भी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फॉर्मेशन होगा उसकी वजह से भी एंट्रोपी जो है इंक्रीज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, जितना भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से एंट्रोपी इंक्रीज होगा। लेकिन एट द सेम टाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उस बॉन्ड, न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज भी हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रहा है, सॉरी एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन एंट्रोपी इज अनफेवरेबल, ओके, एंड इन रिलीज ऑफ एनर्जी इज फेवरेबल। तो इस फेवरेबल और अनफेवरेबल का बैलेंस अगर भारी पड़ गया फेवरेबल साइड में, तब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी अगर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वहीं पर, more number, maximum number of hydrogen bonds are formed, then this will be favored। आ रही बात समझ में? इसी तरह से पोलर ग्रुप भी बाहर की तरफ है। कुछ नहीं समझ में आया? बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक है ये, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, फिर एक्सप्लेन करेंगे, नहीं अगर आ गया तो आगे बढ़ो, तुरंत टाइम भी बचेगा। यस सर, आ गए। ठीक, 13 पॉइंट है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आर क्लियरली इंपॉर्टेंट इन स्टेबलाइजिंग ए प्रोटीन कन्फर्मेशन। द इंटीरियर ऑफ ए प्रोटीन इज जनरली ए डेंसली पैक्ड कोर ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड साइड चेन। इसीलिए हर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो इंटीरियर है वो डेंसली पैक्ड कोर है, किसका? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड साइड चेन्स का। सबसे पहले ये कोलैप्स होकर के सब हाइड्रोफोबिक हो गया इकट्ठा, क्योंकि वहां पर दोनों फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोफोबिक वंडरवाल दोनों लग रहा है, तो पहले ये आ गया, उसके बाद जो बचा उसमें फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोफोबिक कोर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। अगर हाइड्रोफोबिक कोर में आर, जो हाइड्रोफोबिक आर्स हैं, मान लो कि ऐसा तो नहीं है कि सारे हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज हैं रिपीट वन आफ्टर वन अदर, वन आफ्टर वन अदर, ऐसा नहीं है, कुछ हो सकते हैं बीच में पोलर अमाइनो एसिड्स भी होंगे, तो वो पोलर अमाइनो एसिड्स इन इस हाइड्रोफोबिक कोर में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस कोर में वाटर की पहुंच नहीं है। अगर वाटर की पहुंच होती तो वाटर के साथ अमाइनो एसिड, दोनों अमाइनो एसिड आपस में वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, क्योंकि कोर में, जैसे यहाँ आप देखो ये कोर है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो रहा है, इस कोर में एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। आए समझ में? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दिस हाइड्रोफोबिक कोर मेनी टाइम्स, और होता ही है हाइड्रोफोबिक कोर में इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देखे थे अल्फा हेलिक्स में भी है, उसको भी स्टेबलाइज किए हुए हैं। और इस हाइड्रोफोबिक कोर को स्टेबलाइज करने में आप देखिए तीनों फोर्स लग रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी और कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी, एंड वंडरवाल फोर्सेस इंटरेक्शन भी। ये दो, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है, इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ वाटर नहीं आ पाया, क्योंकि कोर में है। आई बात समझ में? तो आपस में ही हो गया। और जो बाहर है एक्सपोज, जो वाटर से जो सरफेस एक्सपोज्ड है, जो अमाइनो एसिड एक्सपोज्ड है और उनमें पोटेंशियल है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने का, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन करेक्टली फोल्डेड स्टेट कोई एक ऐसा है जिसमें इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, तब वहां पर वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनका बाद में छुड़ाया जाएगा बाय करेक्ट फोल्डिंग, जो असिस्टिंग मॉलिक्यूल है प्रोटीन सेप्रोन वगैरह, फिर उसको करेक्टली गाइड करेगा फोल्ड होने में। लेकिन जब सिंथेसाइज हुआ तो एक्सपोज सरफेस पर सब हो गया, पोलर ग्रुप जितने भी हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लिए, और हाइड्रोफोबिक कोर जब कोलैप्स किया तो उसमें जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन बॉन्ड का पोटेंशियल करने का था उनमें, वो वहां पर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड कर लिए। इज इट क्लियर? यस सर। It is also important that any polar or charged groups in the protein interior have suitable partners for hydrogen bonding or ionic interactions। देखिए लिखा हुआ है, जो भी हम आपको बताएं यही लिखा हुआ है, कि यह भी आप नोट कर लीजिए महत्वपूर्ण बात, कि पोलर ग्रुप या कोई चार्ज ग्रुप जो है अगर प्रोटीन के इंटीरियर में है
तो वह भी अपना सुटेबल पार्टनर को ढूंढेगा फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयनिक इंटरेक्शन इन दैट कोर. इफ फाउंड, then it will stabilize that hydrophobic core more. Okay? अब तीसरा फोर्स भी आ गया हाइड्रोफोबिक कोर को कस के पकड़ के रखने में. दो फोर्स तो लगा ही है, तीसरा फोर्स भी आ गया. आई बात समझ में? तो अब सोचिए ये तीनों फॉर्मेशन हो गया हाइड्रोफोबिक कोर का. अब ओवरऑल एनर्जी स्टेट विल बी लोअर और हाइयर. लोअर में भी लिस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक इंटरेक्शंस हो चुका है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन गया हाइड्रोफोबिक कोर में, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हो गया, वंडरवाल फोर्सेज भी हो गया. मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक इंटरेक्शंस हैज हैपेंड नाउ, सो इट विल बी इन लीस्ट एनर्जेटिक स्टेट. तो हाइड्रोफोबिक कोर इज स्टेबल. चले आगे. yes, और इसीलिए नेटिव कन्फर्मेशन में, हर प्रोटीन के नेटिव कन्फर्मेशन में देयर इज ए हाइड्रोफोबिक कोर. हर प्रोटीन में नहीं, मोर और लेस सब प्रोटीन में लगभग हाइड्रोफोबिक कोर है. अब मेम्ब्रेन प्रोटीन का बात अलग है, ठीक है, और कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात अलग है. मोर और लेस जनरली सब में हाइड्रोफोबिक कोर है. अब देखिए इंटरेक्शन ऑफ अपोजिटली चार्ज ग्रुप्स दैट फॉर्म एन आयन पेयर और साल्ट ब्रिज. ये सॉल्ट ब्रिज है. This will be called as salt bridge more appropriately. And I have told you the logic behind this. कि आयनिक बॉन्ड तो तब कहते जब दोनों आयन्स निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज और निगेटिवली चार्ज एटम ऑफ दिस आयनिक मॉलिक्यूल आर क्लोज्ड, आर स्पेस्ड टुगेदर. इफ दे आर in close connection or if they are near. पॉजिटिव चार्ज ग्रुप और नेगेटिवली चार्ज ग्रुप क्यों एक दूसरे से अलग रहेगा? वो तो एकदम सट जाएगा ना. दोनों के बीच में अट्रैक्शन है तो दोनों सट जाएगा. जैसे NaCl में है, सोडियम और क्लोरीन का दोनों का एटम सटा हुआ है इस NaCl के मॉलिक्यूल पे. सोडियम भी फ्री है, पॉजिटिवली चार्ज आयन भी फ्री है, नेगेटिवली चार्ज आयन भी फ्री है. लेकिन यहाँ पर यू सी ये क्या है? CH2 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 NH3. ये लाइसिन है. 4 बार मिथाइल है और एक अमीन है लाइसिन. और ये कौन सा अमाइनो एसिड है? एक मिथाइल है और एक कार्बोक्सिलिक है. ये है एस्पार्टेट. ठीक है, एक और CH2 होता तो कहलाता ग्लूटामेट. ये एस्पार्टेट है. ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन का अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एस्पार्टेट निगेटिवली चार्ज्ड. तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, लेकिन ये क्लोज इंटरेक्शन नहीं है. ठीक है, ये दोनों फ्री नहीं है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, थोड़ा डिस्टेंस है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज. क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज. ठीक है ना, तो सॉल्ट ब्रिज भी कह सकते हो. और आयनिक बॉन्ड मत कहना, ये बॉन्ड गलत लिखा है. आयनिक इंटरेक्शन कह सकते हो या सॉल्ट ब्रिज कह सकते हो. ठीक है, आयनिक बॉन्ड तो यहां पर हुआ, क्योंकि एक बॉन्ड का एक कांस्टेंट एनर्जी होता है, बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं. एक डेल्टा जी ऑफ, पढ़े हो केमिस्ट्री में, डेल्टा जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन माइनस होता है. डेल्टा जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी निकला, माइनस होगा. तो डेल्टा जी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑफ दिस आयनिक बॉन्ड इज, क्योंकि दोनों NaCl में जो है, विल बी ए लार्ज वैल्यू. और यही NaCl, जैसे अगर NaCl में सोडियम अगर मान लो किसी से कंबाइंड है, इरिन कोवेलेंटली किसी मॉलिक्यूल से का पार्ट है, ये कंबाइंड है, तब तो ये तो अवेलेबल ही नहीं होगा इसका. पहली बात, क्योंकि एक वैलेंसी है. ओके, सपोज करो कि इसकी जगह कॉपर है अगर, तो जिसका 2 है वैलेंसी, तो एक इधर से कोवेलेंटली फुलफिल्ड हुआ है एक्स, किसी एक्स एलिमेंट के साथ, और एक प्लस चार्ज है मान लो,
और ये किसी Y के साथ SO4 है सल्फेट, डबल होता है निगेटिव, और Y के साथ अटैच्ड है तो एक सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो CuSO4 में जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, और ये अब अलग होने के बाद डिस्टेंस बॉन्ड का ज्यादा हो गया, द लेंथ ऑफ द बॉन्ड इज ज्यादा, आपको हम बताए ही कि इट इज द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, जैसे ग्रेविटेशन में होता है, और वो भी R²। तो फोर्स जो है इतना घट जाता है, तो जब फोर्स घट गया तो डेल्टा जी भी घट जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीज टू डिस्टेंट चार्ज ग्रुप्स विल बी वेरी लेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वीक इंटरेक्शन। आया समझ में? Yes. Okay. Yes, sir. देखिए, आई थिंक दिस इज द लास्ट पॉइंट, 15वां हो गया ना? Yes, sir. ओके, अब आपको इसको क्लियर कर देना, बस क्लास खत्म करते हैं। इसमें आपको फिर लास्ट ये देख लीजिए, यानी इसका पूरे का समरी है कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल पैटर्न्स आउटलाइंड यहाँ पर जो भी दिखाया गया रिफ्लेक्ट टू सिंपल रूल्स। पहला रूल तो ये है, हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज आर लार्जली बरीड इन द प्रोटीन इंटीरियर अवे फ्रॉम वाटर। और दूसरा रूल क्या फॉलो कर रहा है, दो बड़ा बड़ा रूल प्रोटीन फोल्डिंग में, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद इन द प्रोटीन इज मैक्सिमाइज्ड। तो फर्स्ट प्रीफरेंस जो है, जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कभी, पहले का कर पीछे भाग तब गुना गुना तब जोड़ घटाव, कोई ऐसा अगर आपको हम जी सर, बहुत मस्त। हाँ, अगर हम दे दिए प्रॉब्लम 2/4 गुना 6 -8 +2, तो कैसे करोगे कैलकुलेट? पहले का कर पीछे भाग, पहले ये करोगे, 2/2 4 हाफ हुआ, तब गुना, उसके बाद गुना, यानी हाफ गुना 6 हो गया 3, अब 3 -8 बचा, तब गुना तब जोड़, फिर 8 + 2 हो गया 10, तब घटाओ, लास्ट में घटाओ, अब 3 - 10 = होगा -7। नहीं तो कोई कैसे कैलकुलेट कर लेगा, पहले पहले इसको गुना कर दे, 6 दूनी 24, फिर 8 7 15 कर ले। मनमाना तरीका से नहीं हो सकता कैलकुलेशन, एक उसका ये इन्होंने मैथमेटिक्स ने बना दिया कि ऐसे करना, अगर ऐसे लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ पर प्रोटीन फोल्डिंग में पहले किसको प्रेफरेंस मिलेगा, हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज पहले सारे बरी हो जाएंगे, क्योंकि इस इंटरेक्शन की वजह से तीनों फोर्सेस कंबाइंड वीक इंटरेक्शंस फॉर्म हो रहे हैं, हाइड्रोफोबिक, वंडरवाल, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शंस भी फॉर्म हो रहे हैं चारों तरह। उसके बाद जो बच गया वहां पर फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जो बच गया रीजन सेकेंड। अब इसके बाद जो बचा, सेकेंड के बाद जो, वहां पर फिर उस एरिया में क्या होगा, डाइसल्फाइड ब्रिज बना, या संभावना है तो डाइसल्फाइड ब्रिज बनेगा, या कुछ आयनिक सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बन जाएंगे, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, 2 3 4 5 ऐसे छोटे छोटे इधर उधर स्कैटर्ड, वो सब बनेंगे। समझ में आया? सर यहाँ पे 1/2 कैसे आ गया? ये प्रॉब्लम हम ये दिए थे, पहले का कर पीछे भाग तब गुना तब जोड़, 2/4 है, का तो यहाँ लगाए नहीं हम, भागा है पीछे भाग, तो यहाँ पर सबसे पहले भागा वाला कैलकुलेशन होगा, 2/4 = हाफ। सर 2D4 होगा तो क्या बोले? होगा, माइनस हो जाएगा ना, जब भाग देंगे तो माइनस हो, हाफ आएगा ना, 2/4 काटेंगे तो आ जाएगा 1। 2/4 कितना होता है?
1/2 आएगा सर। 2/4 2/4 टू वन जा 2, 2 2 जा 4। 1/2 हुआ, ठीक है। अब ये पहले भागा किए, फिर तब गुना कितना हुआ, 4 × 6। अच्छा ये लगता है हम गलत लिख दिए, 4 × 6 24 हो जाए। नहीं नहीं नहीं, 4 तो हो ही गया ना सही कैलकुलेट, है 4 तो कैलकुलेट सर, हो। लेकिन प्लस प्लस पहले आ जाएगा ना सर, फिर 1/2 है तो ये लास्ट वाले +7 को एक साथ करेंगे, ऐड तब सब्ट्रैक्ट, देखो 2 भागा, ऐड तब सब्ट्रैक्ट, तो 1/2 + 7 फर्स्ट। देखो ना हाँ फिर सही है सर, दो और भागा उसके चार बाद मल्टीप्लाई। का, फिर उसके बाद 6 से गुना किए तो कितना आ गया, 2 को 3 से, ये 3 आ गया, 3 यही 3 यहाँ पर 8। लिखे हम। अब 3 माइनस कितना हो गया, पहले जोड़ेंगे हम, अब जोड़ने का नंबर आएगा 8 + 2 10 हो गया, तो फिर 3 - 10 7 हो गया। कर लेना कॉपी पर, यही आएगा, ठीक है। फिर अब देखिए क्या कह रहा है, इनसॉल्युबल प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स विद इन मेम्ब्रेन्स फॉलो समवhat डिफरेंट रूल्स because of their function or their environment, but weak interactions are still critical structural elements। इनसॉल्युबल प्रोटीन जैसे कि आपका जो लिपिड सॉल्युबल प्रोटीन है, ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंकर्ड प्रोटीन्स है, दीज प्रोटीन्स, इसमें क्या होगा, हाइड्रोफोबिक कोर अगर अंदर में चला जाएगा तो ये लिपिड मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा, ओके। लिपिड मेम्ब्रेन में ये स्टेबल नहीं रह पाएगा, लिपिड अगर पोलर ग्रुप इसका एक्सपोज रहेगा तो लिपिड मेम्ब्रेन में एंकर्ड नहीं हो पाएगा, ये लिपिड मेम्ब्रेन विल थ्रो इट आउट, उसमें घुसेगा ही नहीं बढ़िया से। तो क्या होता है इसमें, हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज आर एक्सपोज्ड आउटवर्ड्स। अब लिपिड मेम्ब्रेन में hydrophobic residues of the amino acids are interacting with the lipid membrane, okay। ठीक है, हो गया ये पोर्शन यहाँ कंप्लीट। कुछ सवाल करना है आप लोगों को? लिपिड प्रोटीन में मतलब बाहर की तरफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। हाँ देखो, लिपिड में क्या है, लिपिड क्या होता है, बायलेयर होता है। एक लॉन्ग हाइड्रोफोबिक टेल है कि नहीं, और एक छोटा सा हेड है, पोलर हेड, पढ़े होगे सेमेस्टर 1 में। यस सर, बायलेयर। अब ये जो चेन है, फैटी एसिड चेन, ये सब हाइड्रोफोबिक है। अब अगर प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स, सपोज इफ दिस इज अ प्रोटीन इन विच हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स आर बरीड इनसाइड द कोर, कोर के तरफ है अगर इसका अमाइनो एसिड जो रेड से बना है, और ब्लू से जो हम बनाए यानी हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स आर ऑन द सरफेस, तो ये क्या मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट होगा प्रोटीन, ये प्रोटीन? नो सर, नहीं होगा। लेकिन दूसरा प्रोटीन जिसमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज आर आउटसाइड and hydrophilic residues are inside, then it will interact more easily, ये अच्छे से एंकर्ड हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, दिस प्रोटीन, ओके। यस सर। जितने भी रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं जो सेल सरफेस पर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, वो सब कैसे होने चाहिए थे फोल्ड, इस तरीके से होने चाहिए, इस तरीके से, ना कि इस तरीके से, ओके। यस सर। जो सिक्रीटरी प्रोटीन्स हैं वो सब किस तरह से फोल्ड होने चाहिए, इस तरीके से कि इस तरीके से? सर वो तो सिक्रीटरी प्रोटीन्स इस तरीका से कि इस तरीका से? सेकंड वन। दिस वन, यस सर। दिस वन सिक्रीटरी प्रोटीन है, वो इस तरीके से फोल्ड होगा,
सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन एंकर्ड है वो इस तरीके से, क्योंकि ये प्रोटीन लिपिड सॉल्युबल प्रोटीन बन गया। सर इसका कोई एग्जांपल? बहुत सारा एग्जांपल है। आपका एबीडी एंटीजेंस जो है ब्लड ग्रुप क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंकर्ड प्रोटीन्स है। कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रोटीन्स, ये सब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर सारे, ओके। इवन एंटीबॉडी रिसेप्टर जो है उसमें एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है। अब बहुत बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल है एंटीबॉडी बी सेल रिसेप्टर, उसमें एक अलग से ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन ही है, जिसमें यानी ये पूरा का पूरा देखो, दो तीन कंडीशन है। पहले तो सोचो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल अगर छोटा है तो, और प्रोटीन मॉलिक्यूल अगर बड़ा है तो। अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल छोटा है, सपोज दिस इज द साइज ऑफ प्रोटीन, कोई ट्रांसपोर्टर है अगर, जैसे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है, तो उसमें क्या होगा? छोटा है प्रोटीन, वो पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही समा गया, तो उसके सारे हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज जो है बाहर की तरफ और हाइड्रोफिलिक अंदर। अगर बी सेल रिसेप्टर प्रोटीन है, बी सेल रिसेप्टर, तो बी सेल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हैवी चेन, लाइट चेन, इनके बीच डाइसल्फाइड लिंकेज, और इंट्राचेन डाइसल्फाइड लिंकेज ही होता है, उतना नहीं बना रहे। और इसमें क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन, और फिर ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन पर खत्म हो जाता है। किसी किसी प्रोटीन में साइटोप्लाज्मिक टेल भी होता है। इतना बड़ा प्रोटीन है, साइटोप्लाज्मिक टेल भी है, यानी कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड जो है वो साइटोप्लाज्म में। तो फिर साइटोप्लाज्म का जो हिस्सा साइटोप्लाज्म में, वहां पर फिर हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज विल बी आउटसाइड, हाइड्रोफिलिक रेसिड्यूज विल बी आउटसाइड एंड हाइड्रोफोबिक विल गो इनसाइड। यहाँ पर भी जो आउटर ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर है, बाहर की तरफ है, दैट एरिया हाइड्रोफिलिक रेसिड्यूज आर आउटसाइड एंड हाइड्रोफोबिक आर इनसाइड, ओके। और जो मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है प्रोटीन का जो एरिया, वहां पर हाइड्रोफोबिक आर आउटसाइड, हाइड्रोफिलिक रेसिड्यूज आर इनसाइड। इस केस में तो प्रोटीन बहुत बड़ा है, तो आया समझ में? यस ETS साइकिल में जैसे। क्या बोले? तो ETS साइकिल में जो, हाँ TCA साइकिल में नहीं, सक्सिनेट, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ETC, उसमें सारे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो क्या हो गए? लिपिड सॉल्युबल थे। सब लिपिड सोल्यूबल हो है। ठीक है, चलो और कुछ सवाल करना है? अब ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स जो है, मेम्ब्रेन हेक्सोकाइनेज, वो कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है, तो उसमें कैसा होगा? ऐसा होगा, ओके। एक बात और आप ध्यान रखिए, हो सकता है हाइड्रोफोबिक कोर में अल्फा हेलाइसेज हो, एक या एक से ज्यादा। मान लो हाइड्रोफोबिक कोर में 400 अमाइनो एसिड है, और उस 400 में अमाइनो एसिड में 200 अमाइनो एसिड इज इन्वॉल्व इन अल्फा हेलिक्स, तो हाइड्रोफोबिक कोर में भी अल्फा हेलिक्स होगा। हाइड्रोफोबिक कोर का भी तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, हो सकता है अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में हो, बीटा शीट के फॉर्म में हो हाइड्रोफोबिक कोर में। आया समझ में? इज इट क्लियर? यस सवाल करना है? चलो अटेंडेंस लेते हैं। यस सर।